हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे यण स्वर संधि। तो चौथी संधि है यण स्वर संधि। अपना टॉपिक है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में हम पढ़ेंगे, देखो हमने पहले पढ़ा है संधि में दो पद हैं, पूर्व और उत्तर पद। दो पद हैं। संधि आपको पता है, जो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि पूर्व पद का अंतिम अक्षर और उत्तर पद का प्रथम अक्षर होता है, वहाँ पर हम संधि करते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि स्वर संधि में 13 स्वर होते हैं। अब देखो, इससे पहले हमने जो दीर्घ संधि पढ़ी थी, दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था कि दोनों पदों में जहाँ समान स्वर होते हैं उनके स्थान पर दीर्घ आदेश होता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में हमने पढ़ा पूर्व पद में ए या आ होता है, उसके बाद उत्तर पद में ई, ऊ, री और री होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि। ए या आ होता है पूर्व पद में, उत्तर पद में ए, ऐ, ओ, औ होता है। ये हम सीरीज से क्रम वाइज चल रहे थे। मैंने आपसे कहा था आपको अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अल्फ़ाबेट वर्णमाला आती है तो आप क्रम वाइज चलिए। ए, आ, फिर ई, ऊ, री तक गुण स्वर संधि में, री के बाद ए, आ, फिर प्रथम पद में, दूसरे पद में ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद वृद्धि संधि कंप्लीट कर ली थी। अब देखिए, अब स्वर हो गए 13 स्वर जो हैं समाप्त। जो हमने गुण स्वर संधि पढ़ी थी, हमने पढ़ा था पूर्व पद में ए, आ और उत्तर पद में ई, ऊ, री और री तक। अब उस गुण को उल्टा करेंगे हम, तो यण, मतलब अब हम उल्टे चलेंगे। कहने का अर्थ है कि जो उत्तर पद के जो अक्षर थे, वर्ण थे, वो पूर्व पद में होंगे यण संधि में। तो गुण संधि में उत्तर पद में कौन कौन से अक्षर थे? ई, ऊ, री और री। तो ये तो आ जाएंगे आपके पूर्व पद में, यण संधि के पूर्व पद में होंगे। और जो उत्तर पद है उसमें ए, आ नहीं, ए या आ नहीं, इनके साथ साथ कहने का अर्थ है असमान स्वर। जो उत्तर पद के वर्ण होते हैं उनको छोड़ करके कोई भी असमान स्वर हो तो वहाँ पर यण स्वर संधि होती है, उसे हम यण स्वर संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस संधि के पूर्व पद में ई, ऊ, री या री हो, अंतिम अक्षर ई, ऊ, री या री हो, और उत्तर पद का प्रथम अक्षर कोई भी असमान स्वर हो, उसे हम यण स्वर संधि कहते हैं। असमान स्वर का अर्थ क्या होता है कि जो अक्षर पूर्व पद में है वो उत्तर पद में नहीं होना चाहिए। अगर पूर्व पद का अक्षर अगर उत्तर पद के अक्षर का वही है तो वहाँ समान स्वर हो जाएंगे, और समान स्वर होंगे तो वो दीर्घ स्वर संधि होगी। तो यहाँ देखिए आप सामने, तो पूर्व पद में क्या होगा, देखिए ई, कोई सी भी दोनों, ऊ, री और री, ये तो होंगे कहाँ पर? पूर्व पद में। ये उत्तर पद के जो अक्षर थे गुण में, वो हमने पूर्व पद में ले लिए यण संधि में। इसके बाद उत्तर पद में क्या होगा? असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब क्या होता है कि जो स्वर पूर्व पद में है, पूर्व पद में हो, वह उत्तर पद में नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है कि अगर मान लो, समझिए, अगर पूर्व पद में ई आया, दोनों में से कोई सी भी, तो यहाँ पर असमान का मतलब है कि वहाँ पर ई नहीं होना चाहिए।
कि अगर यहाँ ई है तो ई के अलावा कुछ भी हो, इन दोनों छोटी या बड़ी ई के अलावा कुछ भी हो सकता है। 13 स्वर में से जो 11 स्वर हैं उनमें से कुछ भी, ए हो सकता है, आ हो सकता है, ऊ हो सकता है, छोटा बड़ा, री, री, ए, आई, ओ, औ, यहाँ तक हो सकते हैं। ई नहीं होना चाहिए। अगर ई के सामने ई आया तो वो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों समान स्वर हो जाएंगे और समान स्वर होंगे तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो अगर मान लो ऊ आया, यहाँ पर पूर्व पद में ऊ है, तो असमान स्वर का मतलब है यहाँ पर ऊ नहीं होना चाहिए। ऊ के अलावा, इन दोनों ऊ के अलावा कोई और स्वर ई आ जाए, ए, आ, री, री, ए, आई, ओ, औ, कुछ भी आ जाए, लेकिन पूर्व पद में जो अक्षर है वो, जो स्वर पूर्व पद में हो वह उत्तर पद में नहीं होना चाहिए। यानी पूर्व पद में जो स्वर होगा वो, उसके अलावा और भी कोई स्वर है वो आ सकता है, लेकिन पूर्व पद का स्वर या अक्षर नहीं आएगा। ये देखिए, अगर ऐसा हो गया, पूर्व पद में ई हो, ऊ हो, री आ जाए या री आ जाए, उसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर हमने पढ़ लिया है, तो हम क्या करेंगे, तो ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वे, री के स्थान पर रे और री के स्थान पर ले हो जाता है। देखो, इससे पहले जो 3 संधियाँ थी हमने उनमें क्या किया था कि दोनों पदों को मिलाकर हम स्वर बनाते थे। जो हमारा, जैसे लास्ट संधि में हमने पढ़ा था, वृद्धि स्वर संधि में पूर्व पद में ए या आ होगा और उत्तर पद में ए, आई, ओ, औ होगा। तो ए या आ में से कोई एक स्वर, ए या आई में से कोई एक स्वर हो तो उन दोनों को मिलाकर आई बना देते हैं, आई आदेश होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पूर्व पद जो है वो ई के स्थान पर यह हल लगा हुआ है, हलंत यह है, यहाँ पर हलंत है। वह ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रे और री के स्थान पर ले आदेश होता है, हो जाता है। और बाद में जो सामने कोई भी स्वर होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी किसी आधे व्यंजन के सामने कोई व्यंजन हो, उसके सामने अगर कोई स्वर आए तो उस स्वर की मात्रा को हम उस व्यंजन में मिला देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में मधु प्लस अरी, उदाहरण है मधु प्लस अरी। हमने अब तक जो संधियों में जैसा किया है बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हमने पूर्व पद का अंतिम अक्षर चाहिए, कि मैंने आपसे कहा पूर्व पद का अंतिम अक्षर, तो मैं ध में क्या मिला हुआ है, ऊ, और उत्तर पद का प्रथम अक्षर वो क्या है, ए, बचा क्या, री। पूर्व पद का जो है, ये पूर्व पद पहला पद, इसका अंतिम अक्षर क्या था, ऊ है ध में। उत्तर पद का प्रथम अक्षर ए है। अब देखिए यहाँ ऊ है पूर्व पद में और यहाँ पर असमान स्वर यानी कि अर्थात ये ऊ के सामने ऊ नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि जो पूर्व पद में स्वर है वो उत्तर पद में नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई अन्य स्वर हो, तो यहाँ पर ए है, तो इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वे। ठीक है, और जो ये ए है इस वे में मिल जाएगा, तो ये पूरा हो गया। इस वे में आधा बना था तो ये ए मिला देंगे तो पूरा। अब देखिए ये दोनों तो हट गए, अब जो है उनको मिला दीजिए, क्या बचा, मैं। यहाँ पर ध कैसा है, आधा, और उसके सामने क्या है, वे, तो ये ध आधा ही रहेगा और फिर वे, और बचा क्या, री, तो क्या बना, मध्वरी। शब्द क्या बना, मध्वरी। एक बार फिर से देखिए, मधु प्लस अरी उदाहरण है। इस पूर्व पद का अंतिम अक्षर ऊ है, उत्तर पद का प्रथम अक्षर ए है। इस ऊ के स्थान पर ऊ प्लस असमान स्वर, तो ऊ का वे हो गया आधा, इस वे में हमने ए को मिला दिया तो ये पूरा वे बन गया। और अब हम इन दोनों को हटाकर पूरे शब्द को जोड़कर लिखेंगे। मैं है, ध आधा है, आधा लिख दिया,
व और फिर री, मध्वरी। एक और एग्जाम्पल देखिए अगला। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए नदी प्लस उद्गम, नदी प्लस उद्गम। अब देखिए पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है बताइए, ये नद में क्या मिला हुआ है लास्ट में, बड़ी। उत्तर पद का प्रथम अक्षर क्या है, उ, बचा क्या, द, क, म। अब ये ई और ऊ है, ये दोनों ये है हमारे सामने। इस ई के स्थान पर, ई के सामने असमान स्वर है, ई के सामने ई नहीं है। अगर ई होता तो दीर्घ स्वर संधि होती। ई के अलावा स्वर है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ हमने पढ़ा था ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य। ई के स्थान पे क्या होगा, य। अब देखिए इस य में ये आधा है, इसमें क्या मिलेगा, उ। तो यहाँ क्या बन गया, उ की मात्रा यू। अब ये दोनों हट गए, अब वापस मिला देंगे पूरा जो है न, ये आधा द, यू और दकम। शब्द क्या बना, देखिए एक बार ध्यान दीजिए। एक होता है ध से धनुष, जिसे हम धनुष लिखते हैं। एक होता है घ से घड़ी, इस तरह से जिसे घड़ी लिखते हैं। और एक होता है ये द, इसका मतलब होता है इसमें आधा द और ये मिला हुआ है, यहाँ पर आधा द और इसके नीचे ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब भी देखो संधि आप करोगे, जैसे हम लिखते हैं विद्या, तो ये जो विद्या है ये वाला होता है, ये नहीं होते, ये दोनों ये होता है विद्या, विद्यालय, इस तरीके से। तो यहाँ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये नद्युद्गम जो शब्द है वो आपके सामने इस तरह से बना हुआ आएगा, नद्युद्गम। द और यह जो है वो हमने मिला दिए, तो ऐसा भी आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये और ये एक ही हैं, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ नद्युद्गम जो है वो बनेगा। अब देखिए अगला, देखिए अगला उदाहरण है तीसरा। देखो मातृ प्लस आज्ञा। अब जो मातृ शब्द है इसका पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है, तय में क्या मिला हुआ है, री। यहाँ उत्तर पद का शुरू का अक्षर आ और ज्ञा। यही है। अब देखिए री के सामने असमान स्वर, तो री का क्या हो जाएगा, रे। इस मात्रा में तय में री मिला हुआ है। ये जो ऐसी मात्रा है, देखिए ये एक मात्रा छोटी री की है, अगर ऐसे घुमा के है टाइप में आएगा तो वो बड़ी री की हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इस री के सामने आ रहा है, तो री का हमने क्या कर दिया, रे। अब हम इसको रे में क्या मिलाएंगे, आ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, रा। तो ये दोनों हट गए। अब देखिए तय और रे मिलकर के त्रय बनता है। तय और रे जो होता है उन दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं त्रय। तो ये माँ, तय और रे मिलके त्रय, यहाँ आ है, आ, बचा क्या, ज्ञा। तो शब्द बना मात्राज्ञा। एक बार फिर से देखिए, मातृ प्लस आज्ञा, हमारे पास शब्द था मातृ प्लस आज्ञा। तो मातृ और आज्ञा में मातृ शब्द में पूर्व पद का अंतिम अक्षर री है, उत्तर पद का शुरू का अक्षर आ है। तो री के स्थान पर रे हो गया, रे में मिल गया ए। तय और रे मिलकर बनते हैं त्रय, तो शब्द बना मात्राज्ञा। एक फोर्थ, री प्लस आकृति।
री। देखिए सबसे ज़्यादा जो उदाहरण आते हैं ना वो 1 2 यहाँ से, इसके बहुत कम आते हैं, लेकिन इसके तो न के बराबर। लेकिन फिर भी आप इसको पढ़िए एक बार, आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस इन दोनों पे करके चलना है, फिर इस पे। तो लरी प्लस आकृति है तो सिंपल सा है, सामने क्या है, लरी है पूर्व पद का अंतिम अक्षर और यहाँ उत्तर पद का आ है। तो लरी के स्थान पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ले। अब ले में सीधा सा है, ये आधा ले बनेगा, इसमें आकृति लगाना है। तो ले प्लस आकृति लाकृति, सिंपल है। लरी है, लरी के सामने आ है तो लरी का हमने ले बनाया, ले में आ की मात्रा मिलेगी तो लाकृति। शब्द हमारे पास क्या बना, लाकृति, इस तरह से। अब देखिए ये तो हमने पढ़ा था संधि विग्रह से संधि। अगर मान लो संधि युक्त शब्द आ जाए हमारे सामने, संधि युक्त शब्द आ जाए तो हम उसकी पहचान क्या करेंगे। अगर संधि युक्त शब्द आएगा तो हम क्या करेंगे, तो पहचान में क्या है, ये रे से पहले आधे अक्षर मिलेंगे, आधे अक्षर होते हैं ये वे रे से पहले। जैसे उदाहरण लेते हैं, प्रत्युत्तर, उदाहरण हमारे सामने आया प्रत्युत्तर। अब देखिए मैंने आपसे कहा ये शब्द ऐसे संधि युक्त शब्द में विग्रह करना है तो उनमें पहचान क्या है, यह व रे से पहले आधे अक्षर। यहाँ पर आपको यह दिख रहा है, इस यह से पहले क्या है, ये आधा तय, आधा तय दिख रहा है। तो हमें संधि जो है इस आधे तय के सामने जो यह है उसको हटाकर करनी है। यह जो है पहचान हमने यहाँ से की है, इस यह जो है इस तय आधे अक्षर के सामने जो यह है, तय के सामने यह है यू, उसको हटाना है। देखो इस यह की जगह हमने क्या लेना है, ई। इस यह को तो हटाना है, प्र तय ये आधा है, ठीक है। यहाँ पर ई था, ई, यह की जगह हमने क्या लिया, ई। भाई हमने पहचान, मैंने आपको कहा यह व रे से पहले आधे अक्षर हैं, इस तय के सामने आधा तय है, इसके यहाँ भी तय है लेकिन इसके सामने क्या है, तय है। लेकिन मैंने क्या लिखा है, यह व और रे, तो इस यह के सामने आधा तय है तो हमें पहचान यहाँ से की कि ये यण स्वर संधि है। और इस यह को हटा करके वापस हमने क्या लिखा, ई। इस यह को हटाकर ई, लेकिन इस यह में मिला हुआ क्या है, नीचे भी देखिए ऊ, उसको नहीं भूलना है स्वर को, ऊ, और बचा क्या, तर। अब आपको देखिए इस ई के यहाँ तय है आधा व्यंजन, तो इस ई की मात्रा कहाँ जाएगी, तय में। तो प्रति प्लस उत्तर, संधि क्या होगी, प्रत्युत्तर की, प्रति प्लस उत्तर, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं दूसरा। जैसे इसको रहने देते हैं, इसका हमने एक उदाहरण ये कर लिया है। अब अगला वाला देखते हैं। जैसे देखो उदाहरण क्या है, साध्वीति, उदाहरण है साध्वीति। अब देखिए इस वै से पहले क्या है, आधा ध, अभी लिख रखा है यह व रे से पहले आधे अक्षर मिलेंगे। इस वै से पहले ध कैसा है, आधा, तो इस वै को हटा करके वापस क्या लगाएंगे, ऊ। इस वै को हटाकर, और इस वै में किसकी मात्रा है, ई की। मैंने आपसे कहा था कि इन पर जो मात्रा है, जो इनमें स्वर है, उन्हें आपको नहीं भूलना है। तो इस वै को तो हटा करके ऊ है, ऊ बनाना है। देखो सा ध, इस ऊ को, वै को हटा कर क्या बनाया, ऊ, और इस वै में क्या मिला हुआ है,
ई, तो इसको अलग लिखना है ई, और बचा क्या ती, तो ये तो सीधा सीधा क्या बन गया इति। ठीक है, अब इस ध के सामने ऊ है तो इस ऊ की मात्रा को किस में मिलाएंगे, ध में, साधु प्लस इति। देखो इस वै से पहले आधा अक्षर है, वै की जगह हमने ऊ लाए, ऊ इस ध में मिल गया, और वै में क्या था ई, तो साधु प्लस इति। ठीक, इस तरीके से आपकी ये यण स्वर संधि बनेगी। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, वो आपको करने हैं। ठीक है, जैसे अभी एक दिया था स्त्र उपयोगी, दूसरा गुरु प्लस ऋणम, तीसरा और संधियाँ जो हमने पहले भी पढ़ी हैं मैं उन सबके दे रहा हूँ, आपको नाम भी लिखना है। ठीक है, तथा प्लस इति, कपीश, महोदय, पितृ प्लस उपकार, ये आपको करनी है। ठीक है, ये आपकी गुण स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है, आपको ये उदाहरण है। थैंक यू।